क्वेश्चन कुछ ऐसे दे रहा है कि एक घर है, वन हाउस, एक हाउस में एक बल्ब लगा हुआ है जिसका 60 वॉट का बल्ब है, वो 15 घंटे एक दिन में जलाया जाता है। और एक हीटर है जो 750 वॉट का है और उस हीटर को 10 आवर्स पर डे यूज किया जाता है। अगर ये दोनों एप्लायंस 30 दिन तक यूज किए गए हों तो कितना कॉस्ट लगेगा? अगर एक यूनिट का कॉस्ट 4 रुपए, आपको यहाँ पर कॉस्ट निकालना है, एक यूनिट का कॉस्ट कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। तो आप सबसे पहले यूनिट फाइंड करें। यूनिट फाइंड करने क्या फाइंड करेंगे, किसके लिए? यूनिट्स फॉर बल्ब। बल्ब में कितनी यूनिट की बिजली खर्चा हुई है आप ये फाइंड कर लीजिए। मैंने बताया था फॉर्मूला P × T अपॉन 1000। P का मतलब पावर है, पावर कितनी है? 60 वॉट। कितने दिन के लिए? 15 घंटे के लिए, 30 दिन के लिए, डिवाइडेड बाय 1000। एक मिनट रुकना बेटा। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। 0 से 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। आप 5 से कैंसिल करना चाहो तो 5 से कैंसिल करोगे। 5 2 10, 5 3 15, 2 3 3 3 और 3 27 यूनिट्स। यानी बल्ब कितना कंज्यूम करेगा? 27 यूनिट्स का कंज्यूम करेगा। अब यूनिट्स फॉर हीटर, हीटर के लिए कितनी यूनिट का कंज्यूम होगा? तो वॉट कितना है? 750 वॉट है। कितने घंटे के लिए? 10 घंटे के लिए। कितने दिन तक? 30 दिन तक, डिवाइडेड बाय 1000। 3 0 कैंसिल हो जाएंगे। 75 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 3 5 15, 122, 225, 225 यूनिट्स आ गया। तो टोटल यूनिट्स कितने हो गए? टोटल यूनिट्स कितनी हो गई भाई? टोटल यूनिट्स कितने हो गए? तो 27 प्लस 225 कितना हो जाएगा? 252 यूनिट्स। और कॉस्ट कितना हो जाएगा? कॉस्ट क्या है? एक यूनिट का कॉस्ट 4 रुपए है, तो 4 × 252 कितना रुपीस आ जाएगा? 4 2 8, 4 2 8, 4 5 22, कैरी 1008 रुपीस। 1008 रुपीस आएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? आपको जब भी कॉस्ट निकालना हो, इतने यूनिट पर यूनिट इतना कॉस्ट दिया हुआ हो, तो आप सिंपल सा सभी जितने भी बल्ब हीटर जो भी है उतने का सॉल्व करके कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? रफ करें। रफ करें। अगला क्वेश्चन। बोलो अगला क्वेश्चन बताओ। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर समथिंग करके था, हीट के लिए शायद फाइंड करना था, पूरा याद नहीं मुझे। हाँ बोलो। बस उसके बाद अगला क्वेश्चन बाद में। देखो क्वेश्चन में कुछ ऐसा कह रहा है, बाद में यार। देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है, पहला ये दो क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन था वो इन्होंने सेंड किया था। इसमें दो क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था एक्सप्रेशन फाइंड करना था हीट के लिए। हीट के लिए आपको फॉर्मूला डिराइव करना है, फॉर्मूला बनाना है आपको, जिसमें एक आर रेजिस्टेंस का एक कंडक्टर है जिसमें आई करंट फ्लो की जाती है टी टाइम के लिए। तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, आप हीट के लिए फॉर्मूला बताइए। तो हीट का फॉर्मूला अगर हम फाइंड करना चाहें तो हम जानते हैं V
कि H इज इक्वल टू W अपॉन 4.18 कैलोरी होता है। ये हीट का फॉर्मूला है, H इज इक्वल टू W अपॉन 4.18 कैलोरी। अभी W का फॉर्मूला क्या होता है? तो W का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके थे, BIT। W का फॉर्मूला होता है BIT, है ना। तो भाई B का मतलब यहाँ पर B तो दिया नहीं है, यहाँ पे R, I और T दिया हुआ है। तो B की वैल्यू क्या होती है? B की वैल्यू होती है I अपॉन R मल्टीप्लाई बाई I इंटू T। तो हो जाएगा I स्क्वायर T अपॉन R। B इक्वल्स टू IR होता है, सॉरी, B इज इक्वल्स टू IR होता है। तो IR इंटू I और T, यहां से मिल जाएगा I स्क्वायर RT। ये मिल गया हमें W। तो हीट का फॉर्मूला मिल जाएगा H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT अपॉन 4.18। I स्क्वायर RT अपॉन 4.18। ये हमारा फर्स्ट आंसर आ जाएगा। सेकंड आंसर में क्या दिया था बेटा? फिर से पढ़ो, सेकंड आंसर पढ़ो, तो सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया था? दो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस में चाहिए। चलिए, कंडीशन कुछ ऐसी दिया हुआ है कि ये R है, ये R है। एक बार सीरीज में जोड़ा गया है, एक बार पैरेलल में जोड़ा गया है। दोनों बार में आपसे पूछा गया कि हाइट कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, आप हीट बताइए। तो वोल्टेज सेम वोल्टेज से दोनों बार कनेक्ट किया गया है। हीट का आपको कंपेयर करना है कि पहली बार में हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, दूसरी बार में हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। दोनों का आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 2R, और यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? R/2। यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R है और यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है बेटा? R/2। ठीक है, दोनों का पोटेंशियल सेम है, दोनों का पोटेंशियल सेम है। तो इस बार हमें क्या करना पड़ेगा? पहले वाला हीट निकालिए। पहली कंडीशन के लिए हम हीट निकाल रहे हैं H1। H1 इज इक्वल्स टू DIT अपॉन 4.18। तो यहां से मिलेगा B की वैल्यू हमें पता है, I की वैल्यू हमें नहीं पता क्योंकि यहां पर करंट हमें नहीं दिया हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस करंट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? B और R में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो B और R में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको क्या कर दिया? I को कन्वर्ट कर दिया। I होता है B अपॉन R और इनटू T अपॉन 4.18। तो R की जगह पर यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2R पहली वाली कंडीशन के लिए। तो हो जाएगा B स्क्वायर T अपॉन 2R इंटू 4.18। दूसरी बार के लिए फाइंड कर लो रेजिस्टेंस के लिए। तो हो जाएगा B स्क्वायर T अपॉन R अपॉन 2 4.18। R अपॉन 2 का मतलब है ये 2 रिवर्स करके ऊपर पहुंचेगा। तो H2 इज इक्वल्स टू 2B स्क्वायर T अपॉन R इंटू 4.18। आपको रेशियो फाइंड करना है तो H1 अपॉन H2 कर दीजिए। H1 अपॉन H2 करने पर आप देखेंगे कि H1 से 4.18 कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, B स्क्वायर T से B स्क्वायर T कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? सर बचेगा 1 अपॉन 2 अपॉन 2 अपॉन 1। इसको रिवर्स करके ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन 4, यानी H1 रेशियो H2 हो जाएगा 1:4। तो कितने का हीट प्रोड्यूस जो होगी उसका रेशियो कितना होगा बेटा? 1:4 इसका रेशियो होगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए बढ़िया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आया भी था बोर्ड एग्जाम्स में, आ चुके हैं ये क्वेश्चन।
रफ करें। चलिए, एक बच्ची ने किसी ने क्वेश्चन पूछा था, उसका क्वेश्चन ये था कि अगर एक वायर है, उस वायर की डायमीटर को हाफ कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा। अगर वायर की डायमीटर, किसी वायर की डायमीटर को हाफ कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब ध्यान ये रखना है आपको कि डायमीटर को आधा किया गया है, बट खींच करके आधा नहीं किया गया। कंडीशन, दो प्रकार के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, दो प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहली बार कहा जा सकता है कि हमने क्या किया, एक वायर लिया, उस वायर को स्ट्रेच करके उसके डायमीटर को आधा कर दिया। जाहिर सी बात है, आप वायर को खींचोगे तो पतली होती चली जाएगी, डायमीटर कम हो जाएगा। तो दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। पहली बार इस तरह से बन सकता है कि आपने सिंपली क्या किया, उस क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि वायर को स्ट्रेच करके उसकी डायमीटर को कम किया गया है। अगर ऐसा कहा गया है तो क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, और अगर क्वेश्चन में ऐसा कहा गया कि स्ट्रेच करके उसकी डायमीटर को कम किया गया है, हाफ किया गया है, तो उसके उस तरह के क्वेश्चन को अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। मैं दोनों क्वेश्चंस को बताने की कोशिश हमारी होगी कि हम दोनों क्वेश्चंस को समझने की आज कोशिश कर लेंगे। तो पहली कंडीशन अगर ये है कि डायमीटर को खींचा नहीं गया, वायर को खींचा नहीं गया है, बस उसकी डायमीटर को आधा कर दिया गया है। अगर डायमीटर आधा हो जाएगा तो बेटा, अगर पहले जब डायमीटर आधी नहीं रही होगी तो मान लेते हैं उसकी रेडियस जो है वो r रही होगी, स्मॉल r1, उसकी रेडियस क्या रही होगी, स्मॉल r1। ये वायर है, इस वायर की लेंथ, ये वायर की लेंथ l है, कैपिटल L मान लीजिए, वायर की लेंथ l है और इसकी रेडियस जो है r है, तो डायमीटर 2r होगी। जाहिर सी बात है, डायमीटर 2r होगा, तो भाई या d भी मान सकते हो। तो r इज इक्वल्स टू रो l अपॉन a, ये फॉर्मूला होता है रो l अपॉन a। तो बेटा यहां पर चेंज, लेंथ में चेंज नहीं किया गया क्योंकि स्ट्रेच नहीं किया गया है, और रो तो चेंज नहीं होगा क्योंकि वायर चेंज नहीं है, मटेरियल चेंज नहीं हुआ वायर का, तो रो में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो जो पहला होगा, हमने मान लिया कि पहला वाला जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा L तो कांस्टेंट है A1, L अपॉन हम इसको लिख सकते हैं पाई R1 स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर। R1 को हम लिख सकते हैं, पाई R1 को लिख सकते हैं D1 अपॉन 2, पहले वाले डायमीटर का आधा, तो इसको लिखा जा सकता है रो L अपॉन पाई D1 स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, वो रिवर्स करके ऊपर पहुंचेगा, यानी पहले रेजिस्टेंस कितना रहा होगा, पहले रेजिस्टेंस, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना रहा होगा फर्स्ट कंडीशन पे। अब अगर इसकी रेडियस को आधा कर दिया जाए, जाहिर सी बात है अगर रेडियस आधी होगी तो डायमीटर भी आधा होगा, अगर रेडियस आधा हो जाएगा तो डायमीटर भी आधा हो जाएगा, यानी D2 जो है वो D1 का आधा होगा, D2 जो है वो D1 का हाफ होगा। चलिए सेकेंड रेजिस्टेंस के लिए लगाते हैं। सेकेंड रेजिस्टेंस जब डायमीटर को आधा कर देंगे तब रेजिस्टेंस कितना होगा, तो 4 रो L अपॉन, देखिए 4 रो L अपॉन पाई D1 स्क्वायर की जगह पर क्या हो जाएगा, D2 स्क्वायर हो जाएगा, पाई D2 स्क्वायर। चलिए D2 की वैल्यू पुट करते हैं, D2 की वैल्यू कितनी है बेटा, D2 की वैल्यू है D1 अपॉन 2 का, D1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो यहां से D1 का स्क्वायर करेंगे, D1 का स्क्वायर तो D1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 ऊपर करके ऊपर पहुंचेगा, तो 16 रो L अपॉन पाई D1 स्क्वायर, ये आ गया। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 रो L अपॉन पाई D1 स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, 4 इंटू 4 रो L अपॉन पाई D1 स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए 4 रो L अपॉन पाई D1 स्क्वायर, 4 रो L अपॉन पाई D1 स्क्वायर किसकी वैल्यू है, R1 की वैल्यू है, तो जो रेजिस्टेंस होगा R2 वो कितना हो जाएगा,
4r1 के बराबर, यानी अगर हम डायमीटर को आधा कर देते हैं, डायमीटर को आधा कर देते हैं तो रेजिस्टेंस हमें कितना हो जाएगा, पहले रेजिस्टेंस का 4 गुना हो जाएगा। यानी डायमीटर को आधा करने से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। डायमीटर को आधा कर देने से रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ जाएगा। समझ में आया बेटा? रफ करें इसको। समझ में आ गया? अब चलिए क्वेश्चन में ऐसे चेंजेस आ सकते हैं कि क्वेश्चन को क्या किया गया, उसकी इसको स्ट्रेच करके, अब क्वेश्चन में कैसे दे दिया जाएगा, उस वायर को स्ट्रेच करके उसकी लंबाई को, या फिर कहा जा सकता है कि उसको स्ट्रेच करके उसकी डायमीटर को हाफ कर दिया गया। अगर स्ट्रेच करके डायमीटर को हाफ किया गया होगा तो जाहिर सी बात है उसकी लंबाई में भी बदलाव हो जाएगा, लंबाई में भी चेंज हो जाएगा। तो हमें लंबाई में जो चेंज होगा उससे कुछ रिलेशन निकालना पड़ेगा। अगर किसी वायर को स्ट्रेच करके, किसी वायर को स्ट्रेच करके उसकी डायमीटर को आधा कर दिया जाता है तो बताइए कि उसके रेजिस्टेंस में कितना चेंज होगा। ये आपका क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन होगा क्या कि अगर किसी वायर के रेजिस्टेंस, किसी वायर को स्ट्रेच करके उसके डायमीटर को हाफ कर दिया जाता है, इतना स्ट्रेच किया जाता है कि उसका डायमीटर, जब तक स्ट्रेच करेंगे जब तक उसका डायमीटर हाफ ना हो जाए, तो आप बताइए कि उसमें उसके रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा, उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, नया रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा कि घटेगा, ये हमें बताइए। तो चलिए देखते हैं पहली कंडीशन। पहली कंडीशन मान लेते हैं जो लेंथ है वो L है, L1 है, लेंथ L1 है, डायमीटर कितना है, जाहिर सी बात है रेडियस का आधा होता है, तो हम डायमीटर को लिख लेते हैं D1। लिख ले डायमीटर को लिख लेते हैं D1 पहली कंडीशन के लिए। पहली कंडीशन के लिए डायमीटर D1 हो जाएगी। अगर डायमीटर D1 है तो रेडियस मान सकते हैं, रेडियस कितनी हो जाएगी, R1 हो जाएगी, रेडियस R1। अगर डायमीटर D1 तो रेडियस R1 हो जाएगी। तो फॉर्मूला बनता है हमारा R1 इज इक्वल्स टू रो L1 अपॉन A1, यानी रो L1 अपॉन पाई R1 स्क्वायर। सही है इतना, पाई R1 स्क्वायर। तो चलिए ये हमारे पास R1 मिल गया। अब चलिए देखते हैं R2 क्या मिल सकता है। तो R2 हो जाएगा रो L2 अपॉन पाई R2 स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। तो बताइए R2 अपॉन R1 क्या होगा। अगर हम R2 अपॉन R1 कर देते हैं तो R2 अपॉन R1 करने पर ये रो से रो कैंसिल हो जाएगा, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा हमारे पास L2 अपॉन R2 स्क्वायर अपॉन L1 अपॉन R1 स्क्वायर। इसको लिखा जा सकता है R2 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू L2 अपॉन L1 मल्टीप्लाई बाई R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, L2 अपॉन L1 मल्टीप्लाई बाई R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। बताइए इतना समझ में आया सबको। चलिए अब आगे देखिए। अब क्योंकि वायर तो वही है, वायर के मटेरियल को ना काटा गया है ना अलग किया गया है, वायर का मटेरियल वही है ना। तो बताइए अगर वायर वही है, वायर का मटेरियल वही है, तो दोनों कंडीशन पर, खींचने के पहले और खींचने के बाद, दोनों कंडीशन पर जो वॉल्यूम होगा वायर का, क्या वो वॉल्यूम चेंज होगा? वॉल्यूम तो वही रहेगा, वॉल्यूम वही रहेगा ना। और जो वायर होती है वो किस शेप की होती है, सिलेंड्रिकल शेप की होती है। तो सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम क्या होता है, 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, अभी शायद अगर सरफेस पढ़ा होगा 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। किसी सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है,
सिलेंडर का वॉल्यूम होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई हो जाएगा r1 स्क्वायर l1 इज इक्वल्स टू पाई r2 स्क्वायर l2। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी मेरे ख्याल से, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो देखिए यहां से r1 अपॉन r2 r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू l2 अपॉन l1 लिख सकते हैं। देखिए l1 इधर गया, r2 इधर आ गया, तो क्या हम लिख सकते हैं l2 अपॉन l1 इज इक्वल्स टू r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर। लिखा जा सकता है क्या? l2 अपॉन l1 इज इक्वल्स टू r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो चलिए अगर ये लिखा जा सकता है तो यहां पर क्या लिखा है l2 अपॉन l1, यहां पर भी l2 अपॉन l1, ये r2 स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर ये उल्टा लिख दिया बेटा, यहां पर r1 अपॉन r2 होगा, ठीक है ना। अब वैल्यू पुट करते हैं तो क्या मिलेगा यहां से r2 अपॉन r1 इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कितनी है r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर, तो r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं? तो बताइए अभी हमने ये पढ़ा कि अगर स्ट्रेच करके उसके डायमीटर को आधा कर दिया जाए, यानी जो r2 है, जो d2 है, सॉरी जो d2 है वो d1 का आधा हो जाएगा, जो d2 है वो d1 का आधा हो जाएगा, तो क्या r2 वो r1 का आधा नहीं होगा? भाई r2 भी तो r1 का आधा हो जाएगा, तो r2 की वैल्यू क्या रख दें? r2 की वैल्यू क्या रख दें? 2r1, या फिर आप कह सकते हो r1 इज इक्वल टू 2r2 रख दें। r1 की वैल्यू क्या रख दें? 2r2 रख दें। तो यहां पर चलिए r1 की वैल्यू 2r2 अपॉन r2 का होल स्क्वायर, फिर 2r2 अपॉन r2 का होल स्क्वायर, r2 से r2 कैंसिल, r2 से 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, कितना हो गया 16, यानी r1 अपॉन r2 अपॉन r1, तो r2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16r1, यानी अगर खींच करके डायमीटर को आधा कर देंगे, डायमीटर को आधा कर देंगे तो भाई कितनी टाइम्स हो जाएगा 16 टाइम्स हो जाएगा। अगर देखिए वहां पर कंडीशन क्या थी, वहां पर खींच करके आधा नहीं किया गया था, वहां पर सिंपल ये कहा गया था कि डायमीटर को आधा कर दिया जाए, तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो रहा था, लेकिन अगर खींच करके आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 16 टाइम्स रेजिस्टेंस हो जाएगा। समझ में आया बेटा? समझ में आया? क्वेश्चन अच्छा था? तो चलिए, और किसी ने क्वेश्चन सेंड नहीं किया था? मेरे पास 3 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन मैंने अपने से बना करके दे दिया आपको, 3 क्वेश्चन आप लोगों ने सेंड किए थे, एक बच्ची ने सेंड किया था और एक मोहम्मद एहतिसाम ने 2 क्वेश्चन सेंड किए थे। उन क्वेश्चंस को आज हमने बताया। नेक्स्ट क्लास में फिर यही होगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास तक में पेपर तो होने नहीं वाला, हाफ ईयरली एग्जाम के बाद ही नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले आप लोग जितने क्वेश्चंस हो सके लगाइए, जो भी थ्योरम्स हैं, जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, आप उसको सॉल्व करते रहिए, नहीं आता है तो उसको आप पूछते रहिए, ठीक है। आज की क्लास ओवर कर रहे हैं, किसी को कोई डाउट होता है तो व्हाट्सएप पे सेंड करिए और उसको हमसे पूछिए। ओके।